हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम 31 जुलाई 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल इंडिया के ऊपर। डिजिटल इंडिया किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से इंक्लूजन ला रही है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। दूसरी आर्टिकल है आपकी जेंडर पैराडॉक्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में किस तरीके से जेंडर गैप वगैरह जो है इंक्रीज हो रहे या डिक्रीज हो रहे, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और तीसरी जो आपकी आर्टिकल है बिटर ट्रूथ इन महाराष्ट्र शुगर फील्ड, जिस तरह से शुगर फील्ड में लेबर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना या फिर जो मिडिल मैन का रोल है, वहां पे ये चीज बताया गया है किस तरीके से जो है हम लोग माइग्रेंट वर्कर को यहाँ पे कहीं ना कहीं लाके वर्किंग प्रोसीजर में जोड़ते हैं, वो चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे टॉपिक है हर्डलिंग टू ओवरकम बिफोर बिकमिंग डिजिटल इंडिया। देखिए आज के टाइम पे अगर डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया सिर्फ डिजिटल इंडिया अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया जो है अलग अलग फील्ड में हमारे बहुत सारी चीजों में काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब है आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस है इंडिया में, उसकी रेलिवेंसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे रेलिवेंस की बात की जा रही है तो यूपीआई, किस तरह से यूपीआई ने आज जो है लोगों की जिंदगी को चेंज करके रख दिया है। जब ये स्टार्ट हुआ था 2016 में तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती गई। अब जब इंपॉर्टेंस बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी इसको अपनाना स्टार्ट किया और लोगों ने भी यूपीआई को से जुड़कर डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की कोशिश की है। जब डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़े तो लोगों को देखा इसमें क्या इंपॉर्टेंस, इनको क्या मिला, इनको बहुत सारी चीजों की फायदा मिले। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, सबसे पहले तो इन्होंने टाइम जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस किया, टाइम को रिड्यूस किया, इनके परफॉर्मेंस में इन्हेंसमेंट लाया, परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया, यानी कि लोगों के वर्किंग कंडीशन को और ज्यादा आगे बढ़ाया। सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर को मिला है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर जिसको पेमेंट करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम है दूर हुआ। और साथ ही साथ जो लेबर की पेमेंट है, जो छुट्टियों के बीच में ज्यादा टाइम लग जाता था, गैप हो जाता था, तो उस चीज को भी क्या किया है, कम किया है। सोशल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, दोनों चीजों को, सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। ठीक है, सोशल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ पेमेंट कंडीशन को भी इंक्रीज किया, पेमेंट सिस्टम को भी हमारे इंडिया में क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स जो है आप मेंस में जो है लिख सकते हैं। और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया ने और भी बहुत सारी चीजों में हमें इंक्लूजन लाया, चाहे वो आप डिजिटल लॉकर भी देख लीजिए तो भी हमारे डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। आप ई संजीवनी देख लीजिए, अलग अलग जो है मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, ई संजीवनी हो गया, ई नाम हो गया, डीजी बुनियाद हो गया, स्वनिधि स्कीम होगी, जो कि आपके किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं इंडिया को कनेक्ट करना हो तो आप डिजिटल इंडिया से कनेक्ट करिए, जिससे कि जो इंडिया है कहीं ना कहीं आज के दौर में क्या करे, आगे बढ़े, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ क्या करे, आगे बढ़े। जब हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दुनिया जो है, हमारी जो कंट्री है, कहीं ना कहीं और बाकी कंट्रियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया की परफेक्ट की बात की गई है, वो यहाँ पे यूपीआई की पूरी तरह से यहाँ बात की गई है। और यूपीआई की अगर देखें तो यूपीआई का रोल क्या है यहाँ पे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यूपीआई, अगर हम यूपीआई की बात करें, आज हर एक शॉपकीपर जो है वो आज डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। डिजिटल इंडिया से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। हर किसी दुकानदार के, आप अगर दुकान में जाओगे तो वहां पे फोन पे हो या पेटीएम हो, ये सब जो है डिजिटल इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि यूपीआई को आज जो है ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि जो आपकी और भी बाकी सारे जो पेमेंट मोड है, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट्स है, उसके में भी कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा अगर इंक्रीमेंट देखने को मिली है तो कहाँ देखने को मिली है, आपकी यूपीआई में। यूपीआई में जहां 2021 तक कितने था आपके यूपीआई पेमेंट जो थे, वो कहीं ना कहीं 27% थे, वो अब लॉकडाउन के बाद आपकी, यानी कि लॉकडाउन के टाइम पे इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और ये करीब करीब आपके 27% जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम बात करें
अलग अलग पेमेंट मोड की, अगर हम अलग अलग पेमेंट मोड की बात करें तो कहीं ना कहीं यूपीआई पेमेंट जो ग्रू देखा जा रहा है वो 6% देखा जा रहा है मंथली रेट के हिसाब से, जो 6% देखा जा रहा है। और वहीं पे अलग अलग जो पेमेंट है जैसे एनईएफटी है, आईएमपीएस है, डेबिट कार्ड पेमेंट है, वो 3% या 1.5% की जो है इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी आज के टाइम पे देखा जाए तो डिजिटल इंडिया में यूपीआई को माना जा रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से कहीं ना कहीं पेमेंट सिस्टम को हमारे आगे बढ़ा देता है। ठीक है, वहीं पे अगर अलग अलग चीजों की देखें, जैसे इनकी शेयरिंग की बात करें, द शेयर ऑफ एनईएफटी ट्रांजेक्शन कितना डिक्लाइन दिखा रहा है 10 बेसिक पॉइंट, जो पहले 64% था अब वो 54% पे आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें डिक्रीमेंट देखा गया है। वहीं आईएमपीएस में क्या गया है, स्टेबल किया गया है, यानी कि 9% पहले भी था और अभी भी वही चीज देखा जा रहा है। अगर हम डेबिट कार्ड और प्रीपेड पेमेंट रिकॉर्ड की बात करें, उनमें भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जो है डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है, जो कि पहले डिड नॉट शेयर एक्सीडिंग 2.5% ओवरऑल डिजिटल रिटेल ट्रांजेक्शन, यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें नहीं दिख रहा है जितना कि यूपीआई में दिख रहा है। और साथ ही साथ इसने बेनिफिट किसको दिया है, इसकी इंपॉर्टेंस तो हमने देख ली है। इसकी इंपॉर्टेंस के बाद एक चीज और बताया जा रहा है इंपॉर्टेंस में ही, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे बताया फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ाता है, सोशल इंक्लूजन भी बढ़ाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे, जो यूपीआई लाया गया आपके किससे पेमेंट जो है वो किसके लिए लाया गया, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि लोग क्या हो जाए, जो बैंक जाने के बजाय वो डिजिटली पेमेंट जो है कहीं पे कर सके। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को अपने बैंक अकाउंट वगैरह जो है खुलवाने पड़ेंगे। जो बैंक अकाउंट्स की जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किए गए थे जनधन योजना, यानी कि 2014 में उसने कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा इंक्लूजन जो है कर दिया था। ठीक, और इसी इंक्लूजन के वजह से लोग जो है लोगों के बीच में क्या हुआ, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, हर एक एरिया में क्या हुआ है, इंक्लूजन जो है देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल फाइनेंस फिंडेक्स सर्वे की, तो उसमें क्या बताया गया कि 53% जो है पॉपुलेशन के पास क्या है, बैंक अकाउंट है 2014 में। वहीं पे 2014 के बाद से अगर बात की जाए तो 80% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट आ गया 2017 से लेकर 2020 के बीच में। ये क्या दिखाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या दिखा रही है कि जन धन योजना की जो स्कीम है वो उसने कहीं ना कहीं लोगों के एक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, बहुत सारे जो बैंक अकाउंट्स है वो कहीं ना कहीं डोरमेंट कंडीशन पे है। यानी कि डोरमेंट मतलब कि वो कामगार नहीं है, क्योंकि लोग जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलवा तो लेते हैं, जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलवा तो लेते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। जब आप यूज नहीं करोगे तो वो क्या हो गया, डोरमेंट हो गया, उसका गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाते। क्योंकि आप अगर कोई पैसा रखते हो तो कहीं ना कहीं वो बैंक में क्या होता है, जो आपके कैश है वो हैंड में ना घूम के, आपके फिजिकली रूप में ना घूम के, वो क्या होता है बैंक के थ्रू क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर होता है। मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जिसमें कि आप जो बैंक है वो पैसे को क्या करती है, घुमाती है। ठीक है, और जिससे बैंक जो है ज्यादा लोन भी प्रोवाइड कर सकती है और प्लस जो हमारी इन्फ्लेशन वगैरह है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अकाउंट तो खुलवा लेते लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन जो है नहीं होता है। जब 6 मंथ के लिए ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, डोरमेंट कंडीशन पे आ जाता है। वहीं अगर बात करें जो वुमेन की जो कंडीशन है इनएक्टिव अकाउंट की, वो 32% है अगर से 23% जो है मैन में है। वहीं जो कहीं ना कहीं नो अर्बन रूरल डिवाइड, इनकम डिवाइड पोजीशन बैंक accounts different evidence when we consider share of inactive account, while 31% जो population है रूरल एरिया में उनके पास भी जो अकाउंट है वो कहीं ना कहीं एक्टिव है, इनएक्टिव है, और शेयर ऑफ अर्बन जो एरिया की है वो कितना है, 23% है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से बताया जा रहा है। अगर हम बात करें वहीं पे जो पुअरेस्ट है, वो पुअरेस्ट में क्या बता रहा है, 35% ऑफ देम इनएक्टिव अकाउंट्स, वेयर एज कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रिचेस्ट में 60% अगर लोग हैं तो उसमें 22% जो है वो कहीं ना कहीं इनएक्टिव है। यानी कि 40% अगर पुअर है तो उसमें 35% के अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कंडीशन में है, यानी कि डोरमेंट कंडीशन पे है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया है तो कि
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने जोड़ा है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में आज भी हम लोग क्या करते हैं, वुमेन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वुमेन्स को इतना जोड़ नहीं पाते हैं, जिससे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इंक्लूजन की तरफ बढ़ने की बजाय वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें यूपीआई की, तो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हुआ है। ओनली 35% ऑफ रिपोर्ट कैरिंग एनी डिजिटल ट्रांजेक्शन मेकिंग इन 2021, वाइल दिस वाज इम्प्रूवमेंट देखा गया है कब, 22% इन 2024 में और 29% इन 2019 में। तो मैंने जैसे कि आपको डाटा बताया कि 20 जो कि हमारी 20% से नीचे हमारी पहले ट्रांजैक्शन होती थी, वो ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, 27% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो है लोगों का जो ज्यादा भरोसा है वो इन चीजों पे, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि जो आपकी यूपीआई पे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें वहीं पे कि मैन और वुमेन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, नॉट ओनली दिस फिगर इज हाउ वी कैन, द सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो देखा गया है वो 13 पॉइंट का देखा गया मैन एंड वुमेन की, जब मोस्ट कंट्रीज जैसे वियतनाम में अगर हम बात करें डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करने की, वहां पे 48% जो है मैन के बीच में है, जबकि 44% जो है वुमेन है। यानी कि जो जेंडर गैप है वो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं कम है। जो लोग है जो ज्यादा मैन है वो 48% जो एक्सेप्ट करते हैं, वहीं पे वुमेन जो है 40%। जबकि ब्राजील में देखा जाए तो वही आंकड़ा 80 और 73, चाइना में देखा जाए 87 और 85 वुमेन, यानी कि देखिए कितना कम गैप है। लेकिन इंडिया में क्या है, ये गैप कहीं ना कहीं ज्यादा बना हुआ है आज के टाइम पे, क्योंकि सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें रोल करती है वो है आपकी एजुकेशन, एजुकेशन, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंस टू वुमेन, नॉट इम्पोर्टेंस टू वुमेन, ठीक है। ये सारी चीजें कंडीशन क्या करती है, कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनती है जिसके वजह से जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या हो जाता है, कम धरा का धरा रह जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम वहीं पे बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में भी इस तरह की जो चीजें हैं कमी देखी जा रही है। यानी कि कहने का मतलब थोड़ी साउथ के एरिया में, जैसे साउथ इंडियन की तरफ है, जो साउथ एशिया की तरफ है, वहां पे कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस, यानी कि जो अवेयरनेस का कैंपेन है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा। किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा लोगों को, इसको समझाना पड़ेगा। डिजिटल लिटरेसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, डिजिटली लिटरेसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। लोगों को लोगों को इन्हें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। पेमेंट मोड जो होना चाहिए वो, पेमेंट मोड जो होना चाहिए वो डिजिटली होना चाहिए। इस चीज के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, आपको एनहेंसमेंट करना चाहिए, ताकि लोग क्या करें, उसको आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल के। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम स्कीम्स के वगैरह में बात कर रहे थे। दीक्षा स्कीम जो भी एक डिजिटली स्कीम है, ये भी एक डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि क्या करती है, नॉलेज को शेयरिंग करती है। यानी कि जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि डिजिटली शिक्षा को शेयरिंग कर सकते हैं। ई नाम मतलब ई नाम पोर्टल किसके लिए आ गया था, आपके एग्रीकल्चर के लिए। जो एपीएमसी मंडी की मार्केट की जो ट्रेडिंग पोर्टल होती है उसको जोड़ने के लिए पैन इंडिया लेवल पे 14 अप्रैल 2016 में इसको जोड़ा गया था। ई संजीवनी जो टेली मेडिसिन का काम करता है, ठीक है। अभी आपने ई मानस का भी नाम सुना होगा, जिसमें कि आप जो भी स्ट्रेसफुल चीजें होती है उनसे बात करके आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को बता सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। और इसको कौन स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, डीजी बुनियाद बुनाई, सॉरी बुनियाद नहीं, बुनाई का मतलब क्या है, जो वेवर्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं डिजिटल आर्ट वर्क को एक ऑनलाइन माध्यम से क्या किया जाता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो कि आपके स्ट्रीट वेंडर के लिए आया था, ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने जो है लॉन्च किया था। ठीक है, इस तरह की जो स्कीम्स है वो कहीं ना कहीं ज्यादा कारगर साबित होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है जेंडर पैराडॉक्स इन तमिलनाडु। क्या बताया जा रहा है, जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है उसके बारे में यहाँ डिस्कस की जा रही है कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को कैसे इंक्रीज की जाए, वुमेन की पार्टिसिपेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। देखो आज के टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है हमारी सोसाइटी को बनाने में। अगर वुमेन का रोल इसमें ना हो, अगर सोसाइटी को हम बना रहे और वुमेन का ही रोल ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो वुमेन्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल निभाता है, जिससे कि वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है वो क्या हो, इंक्रीज हो इंडिया में। ठीक है,
अगर हम वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स जो है आज के टाइम पे किन चीज़ों में अगर इसमें लैकिंग की बात करें तो क्या कमी हो रही है जिसकी वजह से वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो है कम हो रही है। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि जो वुमेन्स की लिटरेसी है उसको क्या होती है, कम होती है। ठीक है। दूसरी चीज़, वुमेन की लिटरेसी क्यों कम हो रही है? वुमेन की लिटरेसी इसलिए कम हो रही है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी कैसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। जब आप पैट्रियार्कल सोसाइटी की माइंडसेट लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज होगा एजुकेशन पे, और एजुकेशन में डिक्रीज होगा तो वुमेन जो रेशियो है, वुमेन रेशियो जो एजुकेशन में है, एनरोलमेंट रेशियो है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वुमेन की एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज होगा तो वुमेन क्या होगी, हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प नहीं कर पाएगी। तो और आगे बात की जाए तो ये हमारे और किन चीज़ों में पीछे, इनकी वेजेस के मामले में, क्योंकि अगर जितना मैन को वेजेस मिलता है, ठीक है, एक मैन को अगर जितना वेजेस मिलता है उतनी वेजेस जो है वुमेन को नहीं मिल पाता है। आप देख सकते हो इसमें पूरा आर्टिकल में ये बताया गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है कि किस तरीके से जो है वुमेन को कितने पैसे जो है मिलते हैं। अगर 1 रुपये अर्न करते हैं तो मैन, तो 81 पैसे जो है महाराष्ट्र में मिलता है, 85 पैसे जो है गुजरात में मिलता है। एवरेज इंडियन मैन और रेगुलर सैलरी जॉब जो है वो 77 पैसे जो है एवरी रुपीज दैट ए मैन अर्न, जितना मैन कमाता है उसका 77% जो है कहीं ना कहीं वुमेन्स को मिलता है। तो यही ना, यहाँ पे हमें दिखता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ नहीं हो रही है वेजेस के मामले में। ठीक है। और यही अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में हम वुमेन्स को किस में देखना चाहते हैं, वुमेन्स को हम लोग देखना चाहते हैं कि भैया वुमेन्स जो है वो हमेशा व्हाइट कलर जॉब में रहे, ब्लू कलर जॉब वगैरह में नहीं रहे। व्हाइट कलर ब्लू कलर जॉब क्या होती है, व्हाइट कलर जहाँ पे जैसे स्कूल्स वगैरह या एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, इन सब फील्ड में क्या है वुमेन्स को हम लोग पार्टिसिपेट होते हुए देखते हैं। लेकिन ब्लू कलर की अगर बात करें तो वो लेबर क्लास होती है, और लेबर क्लास की अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो वुमेन्स है वो किससे जुड़ी होती है, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वुमेन्स के मामले में, क्योंकि वुमेन्स की जो वर्कफोर्स है ज़्यादातर वो किस में जुड़ी हुई है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई है। अब देखिए, अगर वुमेन्स की स्कीम्स की बात करें, किन किन स्कीम्स से गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको जोड़ने की कोशिश किया है। इनको जो गवर्नमेंट की जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो किन किन चीज़ों में हुई है। सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह है, स्कीम्स जैसे कि आपके महिला सम्मान योजना, ठीक है, महिला सम्मान योजना वगैरह, ठीक है, या फिर आपके जो, जैसे कल आपने न्यूज़ सुना होगा कि आंध्र प्रदेश ने साइकिल जो है डिस्ट्रीब्यूट कराया था, ताकि इससे क्या होगा, जो स्कॉलर लड़कियां वो कहीं ना कहीं स्कूल की रिनरोलमेंट एक अहम भूमिका जो है वो निभा सके। मनरेगा वगैरह स्कीम, मनरेगा स्कीम ये क्या करता है, वर्किंग देता है माइग्रेंट वर्कर के लिए, चाहे वो वुमेन इधर से उधर माइग्रेट हो रही है तो उनके लिए एक सेफ कोड, जो पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखना, वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना थ्रू जो हमारे वो वेरियस एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि आपको पता है जो नारी शक्ति वगैरह, या फिर आपके जो वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है साइंस के टेक में बढ़ाना, स्टेम्स वगैरह में इंक्रीज करना, तो इन सब स्कीम की वजह से क्या किया है गवर्नमेंट ने, वुमेन एम्पावरमेंट करने की कोशिश किया है। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आर्टिकल के अगर देखें, हमें एनएसएसओ पीएलएफ मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो यहाँ पे 2021 की डाटा ने क्या बताया, वुमेन का पार्टिसिपेशन जहाँ 43% जहाँ स्टेट में था वहीं 32% पूरी ऑल ओवर इंडिया में था। यानी कि स्टेट का मतलब है कि आपके तमिलनाडु में जितना था, तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु जो है इस मामले में काफी अच्छा काम कर रही है। ठीक है। और अगर वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं पीक पे था 54% 1993 में, वो कहीं ना कहीं कम होकर आया है 51% 2004 में, और 34% जो है वो लोएस्ट है 2017-18 में। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जंप देखने को मिला है 43%। ये 43% आप जान सकते हैं किस वजह से जंप देखने को मिला होगा, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण से जो मैन थे उतनी अर्निंग नहीं कर पा रहे थे, किसकी सैलरी कम हो गई थी तो किसी में अर्निंग जो है बंद हो गई थी, तो इसके वजह से वुमेन ने क्या किया, वर्क फोर्स में और ज्यादा पार्टिसिपेट किया, जिससे कि वो हाउस होल्ड की इनकम को क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है।
अगर हम बात करें वुमेन पार्टिसिपेशन की सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया 58% टू 39% गुजरात एंड महाराष्ट्र में, यानी कि 58% जो है गुजरात में, 39% जो है आपके महाराष्ट्र में, और इंडिया की जो एवरेज है वो कितना है, 37% है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर हम सिग्निफिकेंट देखें तो लार्जर नेशनल ट्रेंड जो है देखने को मिल रही, फेमिनाइजेशन विद इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन जो है ज्यादा देखा जा रहा है, और लगभग 28% वुमेन जो है आइडेंटिफाई किया गया जो रेगुलर वर्किंग में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनमें काम करते हैं, जो कि हायर कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, जैसे कि आपके महाराष्ट्र और गुजरात में, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले वुमेन फोर्स कितने हैं, 13% और 11%, जबकि तमिलनाडु में बात करें तो 28%, यानी कि तमिलनाडु में जो वुमेन्स है वो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलती है और उस चीज को वर्क फोर्स को करती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें almost half of women manufacturers located in the state. Similarly, about 52% of government employees of Tamil Nadu are women compared to 36% नेशनल लेवल पे, यानी कि 52% जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे काम करती है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जबकि इंडिया में पूरी ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 36% ही सिर्फ इसमें होती है। लेकिन इसके साथ साथ भी जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन है बेजिस का, वो कहीं ना कहीं वुमेन को सफर करना पड़ता है। वुमेन का इन्वॉल्वमेंट जो एजुकेशन में वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है। ठीक है, ये सारी परेशानियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्राइम रेट भी हमारी इंक्रीज होते हुए दिखती है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम क्या होती है, वुमेन को फेस करती है, जिसके वजह से इनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हो गया है। अगर जैसे कि मैंने बताया कि कितनी वेजेस वगैरह मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट को इसके लिए क्या करना चाहिए, स्टेट को इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज पे काम करनी चाहिए, अलग अलग स्कीम्स पे काम करनी चाहिए, ताकि जिससे वुमेन्स की एम्पावरमेंट जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके, वुमेन की पार्टिसिपेशन क्या हो, इंक्रीज हो सके, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, हर एक फील्ड में क्या कर सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है बिटर ट्रूथ इन महाराष्ट्र शुगर फील्ड। क्या बताया जा रहा है, जो महाराष्ट्र की शुगर फील्ड है उसमें किस तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर है वो अलग अलग जगह से आके काम करते हैं और उनको किस तरीके से परेशानियां झेलने को मिलती है, यहाँ पे बताया जा रहा है। किस तरीके से गवर्नमेंट को वहाँ पे इंटरवेन करना चाहिए, जो डाटा है उनके बीच में डाटा को इकट्ठा करना चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए, उनके ऊपर रिलेटेड जो आपकी पॉलिसीज है वो बननी चाहिए। यहाँ पे इस चीज को बात की गई। देखिए, अगर हम बात करें एक्सप्लॉयटेशन जो है इंटरस्टेट वर्कफोर्स की, माइग्रेशन की, अगर वो ज्यादा हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है ड्रॉट अफेक्टेड एंड वाटर स्केयर रीजन मराठावाड़ की टू द शुगर रीजन वेस्टर्न महाराष्ट्र की। जो महाराष्ट्र जो है टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग है इंडिया का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग किसके वजह से, उनके लेबर की वजह से। अगर आप लेबर को एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि यहाँ पे लेबर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, जिसके वजह से शुगर जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिटी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अलग अलग जगह से क्या करते हैं, लेबर को लेके आया जाता है और यहाँ से यहाँ पे काम करवाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक हमें चीज देखने को मिलती है एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि लेबर के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र शुगर कमीशन की बात करें 2022-23 की, तो यहाँ पे जो आपके शुगर कैन की बात की गई थी तो 1487 मिलियन हेक्टेयर में किया गया था, जिसमें 203 जो है क्रशिंग फैक्ट्रीज थी स्टेट्स में, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रोड्यूशन जो है किया जाता है 138 लाख मैट्रिक टन जो है शुगर जो है प्रोड्यूस किया जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए इंटर स्टेट माइग्रेशन, यानी कि स्टेट्स के बीच में अगर जो माइग्रेशन होती है, क्या होती है, एक शुगर कैन की जो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एक बैकबोन का काम करती है। यहाँ कहीं ना कहीं उन लोगों को एक वर्क भी मिल जाता है, वर्कफोर्स भी मिल जाता है, प्लस जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको वर्कफोर्स मिल जाता है और लेबर को उनकी तनख्वाह भी मिलने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट होता है जब आप इन वर्कफोर्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, कंसिस्टेंटली परेशान करना स्टार्ट करते हो, इनकी जो लेबर लॉज हो उसको इफेक्टिव तरीके से नहीं यूज करते हो, तो यहाँ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है, और ये डील अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें आफ्टर रबी क्रॉपिंग के सोइंग के टाइम पे भी देखने को मिलता है। लेकिन इस वजह से क्या होते हैं, लोग जहाँ पे जैसा मिल रहा है वहीं पे वो ऐसा कर लेते, चाहे वो किसी तरह की भी प्रॉब्लम उनको परेशानी झेलने को मिले। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरवीन करती है इनके एक्सप्लॉयटेशन स्ट्रक्चर को, और कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर जो शुगर कैन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके बीच में एक
पॉलिसी मेकिंग का भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। अब यहाँ पे रोल आता है सबसे पहली चीज तो कौन, मुकद्दम। मुकद्दम कौन किसे कहते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, मुकद्दम जो होती है वो शुगर फैक्ट्री से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है जिससे कि वो सप्लाई करेंगे कोयतास। कोयतास मतलब यहाँ पे लेबर को वो सप्लाई करेंगे और उसके बदले में वो एडवांस पेमेंट जो है लेते हैं। मुकद्दम सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं शुगर फैक्ट्री को एश्योर देते हैं कि आप जितनी वॉल्यूम में प्रोड्यूस करना चाहते हो कीजिए, हम क्या करेंगे आपको चीप हो या टेम्परेरी हो, रिलायबल हो, इफिशिएंट वर्कर जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी इको पॉलिटिकल रीजन की वजह से मुकद्दम सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इनकी एक फोकल पॉइंट बनी रहती है। यहाँ पे माइग्रेशन वर्कर कहीं ना कहीं डिपेंडेबल होती है पूरी तरह से मुकद्दम से, क्योंकि मुकद्दम के पास ही उनके पता रहता है कि यहाँ पे काम निकल रही है, तो आप अगर आपको भर्ती चाहिए तो मुकद्दम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जिसके कारण से वो क्या करते हैं, एक माइग्रेट वर्कर को लेके आते हैं और उनके कारण से वायलेट होता है उनकी लेबर लॉ को, अनफेवरेबल स्टेब्लिश मिलती है, रिलेशनशिप जो फैक्ट्री और वर्कर की वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं बन पाती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बात की जाए गैप्स इन डाटा फ्लाइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे डाटा की भी कमी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अभी ट्रैकिंग नहीं कर पाते। जैसे एक ट्रैकिंग मशीन बनाया गया था, आप देख सकते हैं एमटीएस, यानी कि टेक्नोलॉजी एडेड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि लॉन्च किया गया था 2022 में बाय वुमेन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि जो माइग्रेशन वर्कर है उनकी क्या की जाएगी, लोकेशन का ध्यान रखा जाएगा, जिससे वो सीजनली माइग्रेशन कहाँ हो रहे हैं उस चीज को ट्रैक किया जाएगा। और साथ ही साथ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इसको इन्यूमरेटेड किया गया था, ट्रैक किया गया था चिल्ड्रेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टिंग मदर को, सोर्सिंग डेस्टिनेशन एरिया टू इंश्योर करने के लिए, ताकि उनकी न्यूट्रिशन अच्छी हो, इम्यूनाइजेशन अच्छी हो और अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है बच्चों की वो भी अच्छी हो। लेकिन अगर हम बात करें एमटीएस को फेल टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर सीजनली माइग्रेंट फैमिलीज, जो फैमिली माइग्रेंट हो रही है उसकी पिक्चर रखने में कहीं ना कहीं असफल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेजेस की, क्योंकि जैसे वेजेस की स्ट्रक्चर होगी वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे माइग्रेट होना पड़ेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो एमटीएस की जो कैन बी यूज्ड स्टेट शुगर बेल्ट एंड अदर सीजनल माइग्रेट कॉरिडोर इनोमिनेट माइग्रेट अंडर डायनामिक एंड क्लियरली डिनाइटेड स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरवेंशन। कहने की इसके स्कोप को क्या करना पड़ेगा, आपको इनहेंस करना पड़ेगा, जिससे कि आप जो माइग्रेंट वर्कर है उनकी जो डायनामिक चेंजेस है और जो स्पेसिफिक नीड्स है उनको कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे एरियाज की, कहने की ये माइग्रेंट वुमेन वर्कर को, जिससे कि उनकी हेल्थ, सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखता है, उनके लेबर मार्केट का भी ध्यान रखता है, तो इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या कर सको, एक कंप्लीट फीचर्स जो है, कंप्लीट पिक्चर जो है लोगों के सामने रख सको, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अगर बात की जाए इन शुगर कैन हार्वेस्टिंग टास्क में वुमेन वर्कर जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादातर ज्यादा जो है वो जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जुड़े होने की वजह से ये जैसे हेवी वेट वगैरह उठाते हैं, कैरिंग करते हैं, जिसके वजह से वो लेट तक इवनिंग तक काम करते हैं, जिसके वजह से अलग अलग जो एक्सटेंट्स वगैरह हुए वो भी होते हैं। जैसे क्राइम रेट वगैरह अगर बात की जाए तो ये भी चीजें होती रहती है। उनके बॉडी पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है, सीवियर गायनोकोलॉजिस्ट इश्यूज वगैरह जो है देखी जाती है। यूनेस्को के अनुसार जो बताया गया है कि जो फोर्स मैरिज है माइग्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है गर्ल्स के अंदर, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी जो कि 15 से 17 साल के बीच में होती है, जो डिलीवरी एब्सेंस होती है, ट्रेन बर्थ अटेंडेंस जो है उनको नहीं मिल पाता है, फ्रिक्वेंटली चाइल्ड बर्थ करते रहते हैं, कोई भी बीस्ट फीडिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जो कि पहले 6 मंथ की जो बीस्ट फीडिंग है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट केस कहीं ना कहीं मुकदम और मेल वर्कर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज जो देखने को मिलती है माइग्रेट वुमेन के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर बात की जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कहीं ना कहीं इसको इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए चिल्ड्रन को, जो कि पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, अगर पेरेंट्स वहाँ पे काम करें तो ऑटोमेटिकली वहीं पे करना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को वॉयलेट कर देते हैं। वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जुड़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पाते और वो चाइल्ड लेबर के रूप में भी फोर्स तरीके से वहाँ पे काम किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उन जो हमारी स्कूल की पार्टिसिपेशन है वो कम होता है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को डाटा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि डाटा किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, इनके डाटा को एक
प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा और उस डाटा के बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी फॉर्मेशन जो है वो करनी पड़ेगी। पॉलिसी फॉर्मेशन के साथ साथ आपको वुमेन एम्पावरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वुमेन्स की जो ट्रैकिंग वगैरह है उसको कहीं ना कहीं एक्सपेंस करना पड़ेगा। सिर्फ वुमेन्स की नहीं, वहाँ पे आप बच्चों की भी और ऐसे लेबर जो फोर्स लेबर्स है उनको भी कहीं ना कहीं आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एजुकेशन चीज़ों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अगर एजुकेशन आप अगर प्रोवाइड करो तो कहीं बेटर सिचुएशन जो है इनकी बन सकती है। आपको अलग अलग स्किल्स के माध्यम से जो है आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि वो फोर्स लेबर में ना जाके वो किसी और अपनी तौर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम की जा सकती है अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन यहाँ पे हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आई होप कि आर्टिकल अच्छा लगा होगा। आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।